हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम करने वाले हैं मिडेवल हिस्ट्री। तो इसके सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट करेंगे, प्लस एक स्टोरी की तरह इसको हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले तीन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना। ये तीन चीज़ें हैं: इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल। इन तीनों को जाकर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलनी स्टार्ट हो जाए। अब बात करते हैं हम सबसे पहले मिडेवल हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई थी। सबसे पहले अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो आपको सबको पता होगा कि सबसे पहले अरेबियंस आए थे भारत के अंदर। ठीक है, अरबों का आक्रमण हुआ था भारत के अंदर और सबसे पहला जो व्यक्ति था वो था मोहम्मद बिन कासिम। अगर सन की बात करें तो था 1712 से लेकर 1714 था। इस तरह ये था व्यक्ति जो पहले कहां पर आया था भारत के अंदर, सबसे पहला मुसलमान व्यक्ति जो भारत के अंदर आक्रमण किया था। और यहीं से मिडेवल हिस्ट्री की शुरुआत होती है। अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहली बात आपको करनी है तो ये बात करनी है, अगर क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछे कि फर्स्ट मुस्लिम हु इन्वेड इंडिया तो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। तो लिख सकते हैं फर्स्ट मुस्लिम हु इन्वेडेड इंडिया। ठीक है, कह सकते हैं भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? ये था। इसने क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस की? इसने ही इंट्रोड्यूस जजिया। सेकंड पॉइंट, इसने क्या किया? जजिया। जजिया क्या था? टैक्स पेड करने का एक तरीका था जो किस पर था? नॉन मुस्लिम्स पर था। ठीक है, इसमें कौन कौन नहीं थे इंक्लूड? इसमें बात करें तो ब्राह्मण थे जिन पर टैक्स नहीं लिया जाता था, या फिर विडोज, या फिर डिसेबल्स। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब बात करें कि मोहम्मद बिन कासिम ने गोल्डन कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया के अंदर। ही इंट्रोड्यूस गोल्डन कॉइन्स इन इंडिया। ठीक है, जिसको क्या कहा गया था? नॉन एज दिरहम कॉइन्स। ठीक है, अगर कोई पूछे आपसे कि भाई साहब एक बात बताओ कि गोल्डन कॉइन कैसे कैसे इंट्रोड्यूस हुए थे, तो देखो एक बात बताता हूं। फर्स्ट मुस्लिम कौन था? फर्स्ट मुस्लिम तो यही था, मोहम्मद बिन कासिम, जिसने इंट्रोड्यूस किया था। मगर इससे पहले भी इंट्रोड्यूस हो चुके थे, इससे पहले भी इंट्रोड्यूस हो चुके थे। अगर मैं बात करूं इससे पहले वाली हिस्ट्री में तो कौन थे? इंडो ग्रीक थे, इंडो ग्रीक्स। और अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं तो कौन थे? यूरोपियंस थे, या कह सकते हैं डच, जिन्होंने यहां पे लिखे थे मॉडर्न हिस्ट्री, जिन्होंने गोल्डन कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे। अब इसके अलावा और क्या क्या पॉइंट्स है इसमें जो इंपॉर्टेंट की बात करें क्यों? ठीक है, और अगर मैं बात करूं प्योर गोल्डन कॉइन्स, वो कनिष्क के शासन काल में इंट्रोड्यूस हुए थे। अच्छा, और चीज बात करते हैं इसमें और क्या क्या चीजें लेके आया। अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद बिन कासिम ऐसा व्यक्ति था जिसने अरबी घोड़े जो है वो लाया था। तो लिख सकते हैं ही, या हिंदी में लिख देते हैं, थोड़ी चीजें हिंदी में भी लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले अरबी घोड़े। ठीक है, और क्या क्या चीजें थी? इसने खजूर की, जिसे कहते हैं डेट्स, कहते हैं ना, डेट्स की खेती इंट्रोड्यूस की थी। ऊंट पालना इसने बताया था। ठीक है, और क्या कह सकते हैं इसने और क्या क्या चीजें की थी? एटलस जो वर्ड है वो भी यही लाया था, मानचित्र वाली जो होते हैं ना, अरेबियंस एटलस। ठीक है, इतनी चीजें यहां से शुरू हुई थी। अगर मैं बात करूं इसकी जो फेमस बुक थी
वो कौन कौन सी थी, वो क्या थी, देखो दो फेमस बुक थी, फेमस बुक, चक्र संहिता और पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र ये बुक थी। अब देखो कहानी कहाँ से शुरू होती है, ये हमने तो लिख लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखूंगा, उसके बाद वहां की कहानी सुनाऊंगा। देखो एक बात सिंपल सी शुरुआत हुई, शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत हुई थी कि भारत में आने का एक ही रास्ता था, सिंध। सिंध के पास से, सिंध में दाहिर नाम का एक ब्राह्मण राजा राज करता था। सिंध की कैपिटल देवल थी। अगर मैं बात करूं सिंध की कैपिटल जो थी उस समय पे, वो कौन सी थी, देवल थी, देवल थी। तो वही एक देवल बंदरगाह था जिससे अरब के जहाज इस देवल बंदरगाह से होकर गुजरा करते थे। उस समय अरब में अली हज नाम का एक राजा राज करता था, और इस्लाम के गुरु जो होते थे ना, खलीफा, वो बगदाद में थे, जो आजकल ईरान, इराक और मेसोपोटामिया है, उस रास्ते पे रहते थे, मतलब उन जगह पे रहते थे। इस समय दाहिर की सेना ने देवल बंदरगाह पर अरबों के जहाज पर आक्रमण कर दिया। देखो बेवकूफी भारतीयों ने ही की थी कि देवल के जो बंदरगाह थे उन पर आक्रमण कर दिया और उन्हें अपना कैदी बना लिया। इस वजह से खलीफा, जो क्योंकि खलीफा के पास सारा सामान जाता था, खलीफा की आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। तो उन्हें अरब के राजाओं को कहा कि भाई हमारे पास तो सामान आ नहीं रहा, अब हम कैसे अपना जीवन जिए। तो अरब के जो राजा थे, उसके जो कमांडर चीफ था वो था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम नाम का व्यक्ति था, उसने जाकर क्या किया, सिंध पे आक्रमण कर दिया। उसने सिंध के राजा को मार दिया और उसकी जो दो बेटियां थी वो अरब के राजा के पास भेज दी, और वहां की जनता ने कहा कि तुम्हारी रक्षा के लिए तुमसे जजिया कर लागू किया गया, मगर उनके साथ और कहा कि उन्होंने और क्या कहा कि जो इस्लाम धर्म को अपनाएगा वो जजिया कर नहीं देगा। तो देखा यही बात था कि मुसलमानों ने पहले से ही ये चीज तय कर ली थी कि भाई जो जजिया देगा उनको क्या है, उनको इस्लाम धर्म मतलब अपनाना होगा, अपना इस्लाम धर्म, जजिया कर मतलब टैक्स नहीं दोगे किसी भी प्रकार का। और कुछ व्यक्ति थे जो इन पे जजिया कर नहीं लगाया, किस पर, एक्सेप्ट ब्राह्मण्स, विडो और डिसेबल्स। तो ये या तो ब्राह्मण बन जाए या फिर इन चीजों में आ जाए या फिर मुस्लिम बन जाए। ठीक है, 1714 के अंदर देखा, बताया था ना कि 2 साल तक ही वो यहाँ पर रहा था। 1714 में उसको अरब के राजा ने वापस बुला लिया, 2 साल वो यहाँ पे रहा था। और इतिहासकार बताते हैं कि दाहिर की बेटी ने अरब के राजाओं को मोहम्मद बिन कासिम के पास जाकर ये बोल दिया कि इसने हमारा शोषण किया और आपके बेटों के लिए भेज दिया। इसी वजह से अरब के राजा ने मोहम्मद बिन कासिम को बुलाकर दंड दे दिया, और इसी प्रकार जो पहला मुस्लिम था जिसने भारत पर आक्रमण और जजिया कर का इस्तेमाल किया था वो मोहम्मद बिन कासिम था। तो ये कहानी थी पहले व्यक्ति की, जो मुस्लिम जो इसने भारत के अंदर आया। तो इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है कि फर्स्ट मुस्लिम कौन था इंडिया के अंदर, वो मोहम्मद बिन कासिम। काफी बार ये एग्जाम में पूछा गया है, इस बात को ध्यान रख, किसने जजिया कर इंट्रोड्यूस किया, किसने गोल्डन कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए, और अरबी घोड़े किसने। ठीक है, तो ये जो पहले 3 पॉइंट है ये बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, इसके बाद फेमस बुक के बारे में बात की गई, तो ये यहां से यहां आ जाएगी। अब इसके बाद की कहानी कहां से शुरू होती है, अब ये तो भारत से चला गया। अब भारत के चले जाने के बाद कुछ और राजाओं ने भी भारत के ऊपर अटैक करने की सोची। उसमें सबसे पहले थे तुर्किश, तुर्किश इन्वेजन। ठीक है, भारत के अंदर तुर्क लोग भी भारत के अंदर आए, तो उसमें से कौन व्यक्ति था, तो उस व्यक्ति का नाम था महमूद गजनवी। ठीक है, जिसने 1000 से लेकर 1027 तक भारत पर आक्रमण किए। ठीक है, और मैं बात करूं आक्रमण किए, मैंने यहाँ पे वर्ड बोला, तो इसने 17 आक्रमण किए थे, 17 अटैक किए थे भारत पर, 17 अटैक किए थे। किससे, 1000 से लेके 1027 तक। ठीक है, और ये कौन सा कह सकते हैं कि पहला तुर्किश था जिसने सक्सेसफुली, उससे पहले बहुत तुर्किश ने भी अटैक किया मगर वो अटैक सफल नहीं हो पाया। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसके थोड़े अटैक की बात करूं तो ये पहले अटैक्स हैं, कुछ अटैक्स के बारे में हम जान लेते हैं। इसके फर्स्ट अटैक इन पेशावर,
जहां पर जयपाल नाम का राजा राज करता था। ठीक है, तो 101 के अंदर इसने जयपाल को हराया भी था। अब ये कौन है इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी डिटेल में कहानी बताऊंगा, जैसे मैंने अभी ये कासिम के बारे में बताया वैसे ही इसमें बताऊंगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। और क्या क्या चीज थी इसके अंदर, अगर मैं बात करूं इसका फेमस एक और था 1014 के अंदर इसने अटैक किया। देखो फेमस फेमस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, पूरी अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ रहे हैं, जितनी जरूरत है उस चीज के बारे में। वैसे तो बहुत सारे इसमें अटैक है, इसने मराठा और उज्जैन पे भी अटैक किया था। ठीक है, मगर जो है वो चीज पढ़ो जो काम की चीज है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एक अटैक और लिख देते हैं, 1011 से 12 पर इसने अटैक किया था मराठास पर। मराठा से मुथरा पर, मुथरा और उज्जैन पे। ठीक है, मराठा नहीं, मुथरा और उज्जैन पे। ठीक है, इसके अलावा जो फेमस सबसे ज्यादा फेमस था वो था 1025, जो 16वां अटैक था इसका। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसने किया था सोमनाथ टेम्पल पर, जो कहाँ था, गुजरात, जिसके अंदर जो रूलर रूल कर रहा था वो कौन था, भीम फर्स्ट। ठीक है, भीम प्रथम था। और इसका लास्ट जो अटैक था वो था 1927 में ऑन जाट कम्युनिटी। ठीक है, और 30 में इसकी डेथ हो गई थी। अब कहानी क्या, कहां से शुरू होती है, तुर्किश इन्वेजन। तो अफगानिस्तान में एक जगह थी, ठीक है, गजनी, जहां पर गाजी वंश के फाउंडर अल्पदीन का गुलाम सुखदीन था, जिसका बेटा महमूद गजनवी था। उस समय भारत में आने का एक ही रास्ता था, हमें पता है कौन सा रास्ता था, सिंध था। तो सिंध की शुरुआत पेशावर से होती थी। वहां से पहले तुर्किश सुबतगीन था, तो भारत पर आक्रमण करता था, मगर कभी भी भारत में आने के लिए सफल नहीं हो पाया था। तो उसी समय पेशावर में जयपाल नाम का राजा राज करता था। तो उसने जो सुबतगीन था, भारत पर आक्रमण करने आया और जयपाल ने उसे हराकर उसकी हत्या कर दी थी। अब जब हत्या कर दी तो उसके बेटे को आक्रमण करना ही था। तभी उसके बेटे को वहां पर राजा बनाया गया। मतलब किसको राजा बनाया गया था, महमूद गजनवी को राजा बनाया गया। उसने कसम खाई कि वह हर साल भारत पर आक्रमण करेगा, और उसे राजा बनते ही 1000 में पेशावर पर आक्रमण कर दिया, मगर वह हार गया। पहली बार गया, हार गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भी सुनो। जयपाल राजा ने हराकर उसे वापस जाने को कहा, मगर गजनवी ने 1001 में जयपाल को हराया और उसकी बेइज्जती कर उसे छोड़ दिया। यह जयपाल सह नहीं पाया और उसने आग में कूदकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद बार बार गजनवी आक्रमण करता, और सबसे बड़ा जो आक्रमण था वो 1025 में था, जो फेमस आक्रमण था महमूद गजनवी ने का अहम लक्ष्य था वो। बस क्या था भाई, वो लूटता था और चला जाता था, लूटता था और एक तरीके का लूटना था और चला जाता था, और साथ में इस्लाम धर्म को बढ़ाना भी था, क्योंकि सबसे भाई काम ही क्या था मुस्लिम्स का, कि भाई इस्लाम धर्म को बढ़ाया जाए, ये काम था। तो 1025 में सोमनाथ टेम्पल गुजरात में आक्रमण किया, और वहां से लूट कर सोमनाथ टेम्पल की तरफ मतलब जा रहा था, तभी जाटों ने महमूद गजनवी पर आक्रमण कर दिया, और वहां लूट रहा मतलब जो जो चीज वो लूटता जा रहा था वो उससे वापस लेता हुआ जा रहा था, जिसकी वजह से महमूद गजनवी की लास्ट में क्या हो गई, हत्या। मतलब कह सकते हैं कि उसको इतना जाटों ने वो कर दिया कि उसको हरा दिया वहां से। तब वह आक्रमण की तैयारी मतलब फिर उसके बाद दोबारा से वो 1027 में आक्रमण करने के लिए गया, मगर वहां पर वो बहुत ज्यादा घायल हो गया, और घायल होते ही 1030 तक जिंदा रहा, और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसलिए बताया गया कि जो पहला तुर्किश था वो कौन था, मोहम्मद गजनवी। तो इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है कि पहला अटैक कहां पर हुआ, पहला अटैक जयपाल के पास किया। क्यों किया, मैंने कहानी बता दी कि भाई कहानी की शुरुआत इस तरीके से हुई थी। कहानी की शुरुआत इस तरीके से हुई थी कि जयपाल पर अटैक करने का मतलब क्या था, क्योंकि उसके फादर को क्या किया था,
मारा था किसने, जयपाल ने। और बाद में ये भी हार गया था मोहम्मद गजनवी, मगर सेकंड टाइम गया तो सेकंड टाइम ये जीत गया। इसने मथुरा उज्जैन वगैरह पे भी अटैक किया, मगर जो फेमस अटैक था वो 1025 में था, जो सोमनाथ टेम्पल गुजरात में था, जो भीम फर्स्ट के नाम से वहां के राजा थे, उस पर अटैक किया था। मगर बाद में 1727 में जाट कम्युनिटी पर अटैक किया, और वहां पर अटैक करने के बाद ये हार गया, और इसके बाद ये घायल हो गया, और बाद में इसकी मृत्यु हो गई। चलो ये तो था बस ऐसे ही। मगर अब रियल स्टोरी कुछ समय के लिए अब स्टार्ट होने वाली है। अब देखो कहां से। अब इसके बाद एक व्यक्ति था जिसका नाम था महमूद गोरी, और इसके बाद ही आपकी जो स्लेव डेंसिटी है उसकी शुरुआत होगी। तो ये चीज ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। यहीं के बाद चीजें शुरू होंगी, और किस तरीके से शुरू होंगी ये सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। पहले मैं थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ, फिर इसके बाद आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो स्टोरी क्या थी? स्टोरी थी महमूद गोरी भी तुर्किश था, और गजनी में गोर वंश का, देखो यही गजनी था वहां का, तो उसमें ही एक गोर वंश था, उसका शासक था। वह भारत लूटने और अपने साम्राज्य को बढ़ाने आया था। देखो ये भारत को लूटने आया था और साम्राज्य को साथ साथ बढ़ाने भी आया था। इसने 1775 में फर्स्ट अटैक किया, मुल्तान पर किया, वहां से यह जीत गया। उसके बाद इसने महमूद गजनवी की तरह ही भारत के मंदिरों को लूटने का सोचा, क्योंकि भारत राज्य अपना सारा सोना कहाँ रखते थे, सब राजा कहाँ रखते थे भाई, सोना सभी मंदिरों में रखते थे, ठीक है। जब यह 1778 में गुजरात पे अटैक करने करके लूटने गया, तो वहां के राजा मूलराज सेकंड की सेना ने इसको सोना लूटते हुए पकड़ लिया, मगर ये भाग निकला। मगर मूलराज ने इसका पीछा किया और इसको हरा दिया। तो गोरी की पहली हार माउंट आबू में हुई थी। देखो भागता हुआ कहां तक गया, माउंट आबू तक गया, और इसकी पहली हार हो गई। मगर 1779 में इसने सिंध कश्मीर को जीत लिया। तभी नॉर्थ इंडिया में पृथ्वीराज थर्ड राजा राज करता था। पृथ्वीराज के एक पोइट ने किताब में लिखा है कि 16 बार पृथ्वीराज ने गौरी को हराया। मगर कुछ इतिहासकार कुछ अलग बातें भी कहते हैं, ठीक है। मगर पोइट ऑफ पृथ्वीराज जो था, उसने माना था कि 16 बार जो है मोहम्मद गोरी हारा था, ठीक है। पृथ्वीराज हर बार हराता, उसे माफ कर देता। इसी प्रकार 1991 की जो बैटल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ तराइन, पूछा जाता है एग्जाम में, प्रथम युद्ध हुआ, उसमें भी गोरी हार गया था। मगर उसके बाद पृथ्वीराज प्रेम में पड़ गया, और वह एक कन्नौज की जो राजकुमारी थी उसके प्रेम में दिल दे बैठा। मगर उसके पिता ने, कन्नौज के राजा जो थे, जयचंद थे, वो पृथ्वीराज को पसंद नहीं करते। इसी वजह से उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह करने से की नहीं सोची, कि पृथ्वीराज से सोची कि भाई नहीं, उसका स्वयंवर करने की बात की, मगर उसमें भी पृथ्वीराज को नहीं बुलाया। मगर पृथ्वीराज जाकर उसकी पुत्री को उठा लाया, जिस वजह से पृथ्वीराज दुश्मन होगा किसका, जयचंद का। इसी वजह से सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई मोहम्मद गोरी ने के साथ। उसमें जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दे दिया और पृथ्वीराज को हरा दिया, मगर मृत्यु नहीं की, ठीक है। मगर उसके जो कवि थे उन्होंने लिखा है, पृथ्वीराज रसों में लिखा है कि तराइन के युद्ध के बाद पृथ्वीराज को मारा नहीं, मोहम्मद गोरी ने वह अपने साथ ले गया और वहां पर बंदी बनाकर रखा। वैसे फिल्म भी देखी होगी आपने, जिसमें पृथ्वीराज के बारे में इतना कहा गया है, ठीक है। उसमें भी बहुत कुछ बताया गया है, ठीक है। बंदी बनाकर रखा। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने मुस्लिम रूल की स्थापना की, और कैपिटल जो अजमेर था उसको बदलकर दिल्ली रख दिया, और लक्ष्मी की आकृति वाले कोइन चलाए। उसके बाद 1992 में सूफी को बढ़ाया गया, और मोहम्मद गोरी चिश्ती भारत आया। और यह मतलब ये कह सकते हैं कि इसके बाद की जो कहानी है उसको हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, पहले यहाँ तक के पॉइंट पढ़ते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि मोहम्मद गोरी का जो पहला अटैक था, फर्स्ट अटैक था, फर्स्ट अटैक कहाँ पर किया था इन्होंने, मुल्तान पे किया था। कब? 1775 में मुल्तान पे, ठीक है। ये चीज हो गई। इसके बाद 1778 में इसने अटैक किया था। कहां पर अटैक किया था? ऑन गुजरात। जिसके रूलर कौन थे? भीम सेकंड, ठीक है, या कह सकते हैं मूलराज सेकंड, ठीक है। मगर बाद में इसको पकड़ लिया था, और अटैक 1788 में इसको पकड़कर हरा भी दिया था। कहां पर? माउंट आबू।
ठीक है, इतनी बात समझ आई, डिफीटेड। अब इसके बाद क्या हुआ, कहां से अटैक किया, इसके बाद की कहानी कहां से शुरू होती है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो हुआ वो ये हुआ कि 91 फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज जरूर याद रख लेना। ठीक है, किस किस के बीच में हुई थी, बिटवीन गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, सभी ने बताया। ठीक है, इस तरीके से उसके बाद 1992 में सेकंड बैटल हुई, जिसमें क्या हुआ, कौन हार गया, जयचंद ने साथ दिया था, किसका साथ दिया था, जयचंद एंड मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वी राज चौहान। ठीक है, और इसमें इनकी डिफीट हुई थी और ये विन हुए थे। ठीक है, इस तरीके से यहां पर याद रखने की कोशिश करो कि भाई ये चीज इस तरीके से कहानी हुई थी। ठीक है, और इसी के बाद 1992 में मुस्लिम रूल आया था, और इन्होंने क्या क्या किया था, सबसे पहला काम क्या किया था, जो कैपिटल थी वो दिल्ली, दिल्ली कर दी थी, और कॉइन स्टार्ट किए थे, कौन से कॉइन स्टार्ट किए थे, लक्ष्मी की आकृति के। ठीक है, लक्ष्मी की आकृति में स्टार्ट किए थे। इसके बाद एक सूफी था जो भारत में आया था, मतलब ऐसा ही आया था, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। 1992 में जिस, ठीक है, जैसे कह सकते हैं ना कि ऐसा व्यक्ति था जो भारत आया था, ठीक है, सूफीज्म को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्या चीज थी, नेक्स्ट, अब देखो यहां तक बैटल में जीत चुका था, मगर इसके बाद क्या चाहता था कि भाई साहब कि भाई गौरी तो जरूर जीत गया और यहाँ पर ये चीज हो चुकी है, मगर इसके बाद क्या हुआ, 1194 में भी एक युद्ध हुआ जिसे कहा गया बैटल ऑफ चंद्रवा, बैटल ऑफ चंद्रावर। अब ये क्या था, ये था, अब जयचंद तो साथी था उस समय पे, मगर क्या था भाई साहब, गौरी क्या चाहता था कि भाई भारत पर पूरे अच्छे तरीके से राज कर पाए, तो इसलिए क्या किया, उसने जयचंद के साथ भी युद्ध करना स्टार्ट किया। तो जयचंद वर्सेस, जयचंद कौन था, सभी को पता होगा, मैंने बताया था, जयचंद जिससे पृथ्वीराज प्यार करता था, उसकी पुत्री के पिता, ठीक है, मोहम्मद गोरी। और इसमें किसकी हार हुई, अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये चीज लूज कर गए, मतलब जयचंद हार गया और मोहम्मद गोरी जीत गया। देखो, साथ दिया, पृथ्वीराज को हराया, और उसके बाद जयचंद को भी इन्होंने हरा दिया। इस तरीके से कहानी यहां पर शुरू हुई। अब जो कहानी आती है ना, वो आती है स्लेव डेंसिटी की शुरुआत से। तो क्या हुआ, इसके बाद जैसे ही वो हारे, तो गोरी ने जीत लिया। अब गोरी चाहता था कि भारत पर राज करे, तो उसके जो सन इन लॉ थे, या कह सकते हैं कि चार जो थे, कौन थे, चार स्लेव थे, एक ही सन इन लॉ था, वो स्लेव के ही कैटेगरी में था। तो यहां पे लिख देते हैं मोहम्मद गोरी, नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद गोरी के जो स्लेव थे, स्लेव कौन कौन से थे, ये नाम जरूर याद रख लेना, ये स्लेव को, सबसे पहला था कुतुबुद्दीन, ये ही भारत का आगे जाके स्लेव डेंसिटी का संस्थापक बनेगा, दीन ऐबक। ठीक है, और यल्द राज कुप्चा और बख्तियार। ठीक है, बख्तियार खिलजी।
और इसमें से जो मेन व्यक्ति था, मतलब कह सकते हैं मेन व्यक्ति था, ये था कुतुबुद्दीन। और यही क्या था, सन इन लॉ था किसका, मोहम्मद गोरी का, मोहम्मद गोरी का। ठीक है, इतनी बात समझ आई। यहां तक स्टोरी समझ आ रही है ना कि भाई किस तरीके से उन्होंने क्या हुआ। अब एक क्वेश्चन और इसमें से पूछा जाता है, ये जो बख्तियार खिलजी था ना, इसने क्या किया था, इसने क्या किया था, इसको भी कुछ ना कुछ तो राज्य मिला था, मगर इसने सबसे पहले क्या किया था, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी है प्रेजेंट में जो इंडिया के अंदर, उसको नष्ट करने का काम किया था। ठीक है, जो ओल्ड यूनिवर्सिटी तक्षशिला है, मतलब कह सकते हैं बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में थे उसको नष्ट करवाया। ठीक है, और बनवाया किसने था, कुमार गुप्त ने। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है कि भाई नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट कराने वाला व्यक्ति कौन था। ठीक है, नष्ट करवाया किसने, बिहार में बख्तियार खिलजी ने। इतनी बात समझ आई। इसके बाद जब ये बनवाई किसने थी, अगर मैं बात करूं तो 14 उसमें कुमार गुप्त ने। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे पुरानी ये थी। अगर मैं बात करूं ओल्ड इंडिया की तो वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी जो अब पाकिस्तान में जा चुकी है। ठीक है, इसके बाद इतनी बात समझ आई। और ये नष्ट कब कराई थी, 1206 से लेके 1204 में से 5 के बीच में, इस बात को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अब क्या हुआ, मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन को अपना सेनापति बनाया, क्योंकि कुतुबुद्दीन क्या था, मोहम्मद इसका कुतुबुद्दीन ने एक और जगह पे क्या किया था, मदद करी थी, किस पे, बैटल ऑफ चंद्रावर। ये किस किस के बीच में हुई थी, ये किस किस के बीच में हुई थी, सबको पता है, अभी हमने याद किया, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। ठीक है, इसके बाद की कहानी आगे चलती है कि मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन को कहा कि हम भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करने आए हैं, और वह कुतुबुद्दीन को भारत सोचकर अपने वापस लौट गया। तो अब भारत में लौट गया, तो इसमें एक कहानी और एक चीज और आती है, कुतुबुद्दीन के बारे में तो हम पूरा स्लेव डायनेस्टी में पढ़ेंगे, मगर एक चीज यहाँ पर और चीज पूछी जाती है कि 1994 में कुतुबुद्दीन ने 2 मस्जिद बनवाई थी। ठीक है, इन 2 मस्जिद को पढ़ लेना, ये कभी कभी पूछ ली जाती है। देखो इतनी सारी नॉलेज ना सीयूटी के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगी, मैं ये कह रहा हूँ, जो बच्चा इसको पढ़ के जाएगा ना, वो एक भी मार्क्स नहीं कटाएगा। ठीक है, काटेगा। ये तो और ज्यादा जो एग्जाम दे रहे हैं, एंड कोई भी वन डे एग्जाम, उसके लिए भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा है, अगर मैं कह रहा हूँ इस चीज को पढ़ लोगे तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अदाई दिन का झोपड़ा सुना भी होगा सबने। ठीक है, और इसके अलावा एक फेमस और चीज बनवाई थी कि उन, जिसे कहा था कुतुब मीनार, कुतुब मीनार किसने बनवाई थी, ये कुतुबुद्दीन ने। मगर इसको बनवाना शुरू किया था, मगर अगर पूछे कि भाई कंप्लीट किसने किया था, कंप्लीट किया था 1929 1229 के अंदर इल्तुतमिश ने। अब ये इल्तुतमिश कौन है, इसके बारे में आगे हम भारत पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं 1199 में कुतुब मीनार स्टार्ट हुई और 1229 तक बनी। अगर इसके बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ लें तो ये 73 मीटर की भारत की सबसे लंबी मीनार है। ठीक है, अब इसके बारे में और भी है। 1359 के अंदर फिरोज शाह तुगलक ने, तुगलक ने इसके ऊपर ना बिजली गिर गई थी, तो इसकी जो चौथी और पांचवी मीनार थी ना, वो दोबारा से बनवाई थी, किसने बनवाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, दोबारा से बनवाई थी, और इसको रिनोवेट किसने करवाया था, 1489 में, 1517 में सिकंदर लोधी ने। अब ये कौन है, ये आगे पढ़ने को जरूर मिलेगा, मगर इसके बारे में काफी बार पूछा जाता है, रिनोवेट। ठीक है, इसके बारे में काफी बार पूछा जाता है कि भाई किसने क्या किया था, किस तरीके से चीजें हुई थी।
ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि भाई कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। किसके लिए कराया था? अब इसके बारे में बताता हूँ। कुतुब मीनार का जो निर्माण था, कुतुबुद्दीन बख्तियार अली की, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे, उनके नाम पर कुतुब मीनार को बनवाया था। जो एक सूफी संत थे, जो दिल्ली में रहते थे, उनके नाम पर बनवाया था। ये मत सोचना कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने ही नाम पे बनवा दिया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो कहानी यहां से शुरू होती है। अब शुरू होती है, भाई साहब 4 गुलाम थे, 4 स्लेव थे इसके। तो सबसे जो बड़ा स्लेव था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसको ही क्या दिया था? भारत का राज्य दिया था, इंडिया का। ठीक है, और बाकी को यलराज को गजनी दी थी। ठीक है, इसको काबुल एंड कंधार दिया था। और बख्तियार को क्या हुई थी? उसकी मृत्यु हो गई थी। उसने तो भाई साहब नष्ट किया बस, और मृत्यु हो गई। अब जो है स्लेव डेंसिटी की शुरुआत होती है। स्लेव डेंसिटी की शुरुआत कहां से होती है? कुतुबुद्दीन ऐबक से। अब ये आता है, अब तक तो हम कहानी सिर्फ इतनी ही पढ़ रहे थे कि भाई साहब कौन भारत के अंदर आया, सबसे पहला मुस्लिम कौन आया, सबसे सेकंड कौन आया। मगर अब जो है रियल कहानी की शुरुआत अब होती है दिल्ली सल्तनत की। तो हेडिंग डालो, यहां पर लिखो दिल्ली सल्तनत। एक एक चीज अपने आप नोट करते हुए चले जाओ, जैसा मैं बोलता जा रहा हूं वैसे के वैसे चीजें लिखते चले जाओ। बस इतना काम करते जाओ, देखो तुम्हारे मार्क्स कितने अच्छे आते हैं। यहां पर लिख दे दिल्ली सल्तनत। ठीक है, जो 1206 से लेके 1526 तक चलेगी, सबसे 1526 तक। उसके बाद कुछ आगे होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल, सबसे पहली जो चीज थी वो थी स्लेव डेंसिटी। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूं, गुलाम वंश। गुलाम वंश। ठीक है, तो सबसे पहला देखो, अब पढ़ने वाले हम इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब पूरी स्टोरी चलती रहेगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो उस स्टोरी को हम थोड़ा सा शॉर्ट करते चले जाएंगे और चीजों को पढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहला जो व्यक्ति था स्लेव डेंसिटी में, वो व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, 1206 से लेके कब तक था? 1210 तक, बस इतने ही साल रहा था। ठीक है, तो इसका ऐबक का मतलब होता है गॉड ऑफ मून। ठीक है, गॉड ऑफ मून। और क्या क्या इसमें है? इसने जो है दिल्ली बना दी थी कैपिटल, मगर इसने क्या किया? कैपिटल को बदल कर लाहौर कर दिया, या कह सकते हैं इसके राज्य में लाहौर कैपिटल थी भारत की। इसके बाद बात करें टाइटल्स, इसको कुछ टाइटल्स दिए गए थे। इसको कुछ टाइटल्स दिए गए थे, वो टाइटल्स क्या क्या थे उसके बारे में बात करते हैं। इसको सब कहते थे लाख बख्श। क्यों कहा गया था? क्योंकि इसने लाखों रुपए लुटाए थे लाहौर की सेना पर। ठीक है, इसको एक और नाम दिया था, ठीक है, सिविस्कार। मतलब कह सकते हैं कि ये क्या कहता है कि ये ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा सेनापति की तरह ही काम किया, ये कभी गद्दी पर नहीं बैठा। ठीक है, और जैसे ही इसके कोई स्लेव था तो इसका भी एक गुलाम था जिसका नाम था इल्तुस इल्तुतमिश। ठीक है, गुलाम। और क्या था? इसकी जो डेथ हुई थी वो 2010 में, 1210 में हो गई थी। 2010 में नहीं, 1210 में हुई थी डेथ। किस लिए? ये क्या खेल रहा था? प्लेइंग पोलो, और घोड़े से गिरकर ये मर गया था। और इसका टॉम कहाँ बनाया गया था? इसका टॉम बनाया गया था लाहौर में। ठीक है, इतनी बात समझ आई। ठीक है, तो बस इसमें इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कोई आगे की नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें ये कहानी ये है। ठीक है, इसकी कहानी ये है, बस कहानी ये थी कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम था मोहम्मद गोरी का। तो उसने क्या कहा था कि ये कहा था कि तुम दिल्ली में आके राज करो। मगर इसने पहले तो मना कर दिया था, मगर लाहौर की जो लोग थे उनके कहने पर
इसने क्या कहा, इस्लाम धर्म को स्थापित करने के लिए दिल्ली में मुस्लिम स्लेव डेंसिटी की स्थापना की थी। और बाद में उसने राजधानी कहाँ पर शिफ्ट कर दी थी, लाहौर में शिफ्ट कर दी थी। और इसने लाहौर के लोगों पर लाखों रुपए खर्च मतलब कहे थे, दान किए थे, जिसके वजह से इसका जो इसको लख बख्श के नाम से जाना जाता था। इस तरीके से बस है। और इसको सिपह सलाहकार इसलिए कहा गया क्योंकि इसने क्या किया था, इसने उपाधि दी थी कि ये राजा नहीं है, एक स्लेव है, गुलाम है। ठीक है। इसके बाद इसके जो बेटे हैं, सेकंड नंबर पर इसका बेटा जो था आराम शाह, 1210 से 1211 तक गद्दी पर बैठा था। मगर इस भाई की डेथ कर दी थी इल्तुतमिश ने। इसने कहा था जब कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का जो व्यक्ति है वो एक स्लेव था, तो इसकी गद्दी पर भी एक स्लेव बैठेगा। तो इसलिए 1211 के अंदर बैटल हुई थी, बैटल ऑफ जोधा। ठीक है। किस किस के बीच में, बिटवीन आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में। और जिसमें ये जीत गया था और ये हार गया था। बस कहानी इतनी है। ठीक है। इतनी कहानी है। समझ आ गई क्या हुई थी, क्यों हुआ था। अब तीसरा जो व्यक्ति आता है वो आता है इल्तुतमिश। जो 1211 से लेके 1236 तक राज किया। अब इसकी कहानी क्या थी। ठीक है। अभी तक देखो भाई साहब, ये सुल्तान नहीं था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। मगर एक्चुअल फाउंडर कौन कहा गया था, एक्चुअल फाउंडर कहा गया था इल्तुतमिश को। क्योंकि इसने ही क्या किया था, बाद में जाकर सुल्तान की उपाधि भी ली थी। और क्योंकि वो तो 4 साल ही जिंदा रहा था, ये तो काफी समय तक जिंदा रहा था, तो इसलिए क्या था, एक्चुअल फाउंडर जो भी कार्य हुए थे वो इसने ही किए थे स्लेव डेंसिटी में। ठीक है। और पहला सुल्तान, फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया कौन था, वो था इल्तुतमिश। ठीक है। ठीक है। और क्या इसको पहला क्यों कहा था, क्योंकि जो खलीफा थे ना वो देते थे सुल्तान की उपाधि। और सुल्तान की उपाधि जो देने वाले खलीफा लोग थे, तो सबसे पहली जो उपाधि दी थी वो इसको दी थी। ठीक है। और अगर मैं लास्ट की बात करूं तो लास्ट सुल्तान कौन था जिसको खलीफा ने दी थी सुल्तान ऑफ इंडिया, वो था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब देखो हमने दो बैटल पढ़ी थी, एक बैटल में इसका भी योगदान था। वो कौन सी बैटल थी, थर्ड बैटल थी। तो 1215 के अंदर थर्ड बैटल, बैटल ऑफ तराइन। ठीक है। जो किस किस के बीच में हुई थी, इल्तुतमिश और यलराज। ये पता है कौन था, याद होना चाहिए। ठीक है। तो इसने जीता था, इसने हारा था। ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें आती है, वो आती है 1221 में इन्वेजन ऑफ चंगेज खान। बहुत ही फेमस व्यक्ति था, कभी इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। बस अभी इतना ध्यान रख लो कि चंगेज खान जो था उसका इन्वेजन हुआ था। अगर ये आ जाता ना तो भारत के अंदर मुस्लिम लीग, मुस्लिम रहते ही नहीं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। ठीक है। और इसी के वजह से फर्स्ट अटैक ऑफ गोलीज, इन सबका अटैक हुआ था। बस इतनी बात ध्यान रखना। ठीक है। इतनी बात इस पे ध्यान रखना, किसके पीछे आया था इसके बारे में अभी बात करेंगे। अब इसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इसके सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स जो है इंट्रोड्यूस किए थे इसने, जिसका नाम टंका या टाका कहा गया था। ठीक है। जो आज बांग्लादेश की क्या है, करेंसी है। और उसके बाद कॉपर कॉइन्स जो जीटल नाम के, वो भी इसने इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है। इसके अलावा इसने दल चालीसा,
इसका भी इंट्रोड्यूस किया था कि हजारों गुलामों के ऊपर 40 गुलामों को एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया था, जिसे जिसका हेड कौन था? हेड कौन होगा? सुल्तान होगा। ठीक है। वजीर कौन होगा? जो इसका पीएम होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इसके अलावा इसने एकता या एकतेदारी दारी की शुरुआत की थी। अब एकता क्या था? सेना युद्ध के बाद दिए जाने वाला जो प्रांत होता है ना, मतलब सैलरी कह सकते हैं। ठीक है, वहां के हेड एकतादार कहलाते थे। ठीक है, मतलब कैसे सेना के युद्ध के बाद ना कुछ जो प्रांत दिए जाते थे, जो एरिया दिया जाता था, तो उसके जो हेड होते थे वो कौन होते थे? वो इक्तदारी कहलाती थी। ठीक है, जो प्रांत होते थे मतलब राज्य जो होते थे, जीत लिया अब तुमने, ठीक है, वो चीज वहां से कहलाती थी। तो इक्तदार होते थे, और इक्तदारी कौन होते थे? इक्तदार है। इक्तदारी एकतादारी अलग चीज है। इक्तदार और इक्तदारी क्या होते हैं? वहां से टैक्स लेना कहलाता था इक्तदारी। इसके अलावा 1229 में इसने क्या किया था? कुतुब मीनार का निर्माण किया था। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसने कैपिटल कहाँ से शिफ्ट कर दी थी? लाहौर से दोबारा से दिल्ली में ले आया था। ठीक है, और इसका जो टॉम था, टॉम कहाँ था? दिल्ली की कुतुब मीनार में। चलो, समझ आया। अब देखो कहानी क्या थी। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का गुलाम था, मगर इसे ही एक्चुअल फाउंडर कहते थे। क्यों कहते थे? इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये पहला सुल्तान था क्योंकि खलीफा ने इसको उपाधि दी थी। आज तक जितने भी सुल्तान थे उन्होंने खुद से उपाधि दी थी, मगर यह वो सुल्तान था जिसको खलीफा ने उपाधि दी थी। और 1215 में थर्ड बैटल देखा ना, 1215 के अंदर थर्ड बैटल ऑफ तराइन किसके द्वारा की गई थी? इल्तुतमिश और यल्दराज के बीच में। यल्दराज पता है ना कौन है? ठीक है, मोहम्मद कौन था? मोहम्मद गोरी का स्लेव था। ठीक है, क्योंकि उसकी भी इच्छा थी कि भाई भारत पर राज करे, मगर वो हार गया इल्तुतमिश से। ठीक है, तो उसने भागना ही मंजूर किया। उसके बाद आगे जाके चंगेज खान का भी इन्वेजन हुआ, भारत के अंदर आया, क्योंकि वो बहुत क्रूर राजा था। ठीक है, और वो उसके छोटे भाई की मृत्यु हो गई थी, जिसके बदले में जिसका पीछा करते हुए, मतलब उसके छोटे भाई की मृत्यु करवा दी थी किसी व्यक्ति ने। कौन व्यक्ति था? मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, याद रख लेना। जलाउद्दीन नाम का व्यक्ति था। ठीक है, जिसके पीछे कौन आया था? चंगेज खान आया था। और उसने कहा था कि भाई वो आकर इल्तुतमिश के पास बोला है, भाई साहब ये संदेश भेजकर बोला कि मुझे खुद को, मेरे को बचा लो चंगेज खान से। मैं तुम्हें तुम्हारी मदद करूंगा, बहुत ज्यादा मेरी मदद कर दो किसी भी तरीके से, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा वगैरह दूंगा। मगर उसे पता था कि अगर चंगेज खान भारत पर आ गया तो वो सब कुछ खत्म कर देगा, इसलिए चंगेज खान का उसने साथ दिया। और वो चंगेज खान जो था जलाउद्दीन को मारकर ही वापस लौट गया था। इतनी बात समझ आई। उसके बाद इसने सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स चलाए। ठीक है, और दल चालीसा का निर्माण किया गया, जो हजारों गुलामों के ऊपर एक 40 व्यक्ति थे, जिसका हेड कौन था? सुल्तान था, बाकी वजीर कहलाए थे। इसी प्रकार से एकता, जिसका मतलब होता है सेना को युद्ध के बाद दिए जाने वाला प्रांत, ये सभी मैंने बता दिया, एकतादारी कहते थे। तो ये सब काम इसने किए थे। ठीक है, 1929 में कुतुब मीनार का निर्माण करवाने वाला कौन व्यक्ति था? ये यहाँ पर बताया गया है। कुतुब मीनार का निर्माण कराने वाला व्यक्ति कौन था? इल्तुतमिश था, ये रहा। ठीक है, और इसके भी क्या थे? 4 बेटा हुए थे जो नालायक थे, अयोग्य थे। अब देखो कहानी कहाँ से शुरू होती है। इसके जो 4 बेटे थे वो अब राजा मांगने के लिए तैयार हो गए थे, मगर वो सारे के सारे नालायक थे। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, इल्तुतमिश ने एक अभियान पर उसके बेटों को भेज दिया, बोला जाओ जीत कर आओ, मगर वो चारों के चारों विफल हो गए थे। जिसकी वजह से उसकी बेटी ने उसका साथ दिया था, जिसका नाम रजिया था। उसने फिर वो एरिया जीता था, उस अभियान को जीता था, रजिया ने साथ दिया था। और रजिया के नाम से सिक्के भी चलवाए थे इल्तुतमिश ने, खुतबे पढ़वाए थे। दिल्ली सल्तनत में रजिया के चर्चे भी चलवाए थे कि आने वाला जो उत्तराधिकारी होगा वो रजिया होगा। तो 1236 में इसकी मृत्यु हो गई, जो इसने कुतुब मीनार में इसका टॉम बना दिया गया। ठीक है, वहीं वहीं दफनाया गया। ठीक है, जो खुद बनवाया था भाई कि भाई यहाँ पर मरने के बाद मेरा ये होगा। ठीक है, तो 1236 में इसके बड़े बेटे ने खुद को दिल्ली का क्या कह दिया था कि मैं इसका अलग शासन हूं, मगर यह रजिया सुल्तान को पसंद नहीं आया, क्योंकि इल्तुतमिश ने
रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी बनवाया था। इसी वजह से रजिया सुल्तान ने लाल कपड़े पहनकर न्याय मांगा दिल्ली वालों से। ठीक है, क्योंकि लाल कपड़े जो होते ना उस समय संकेत देते थे कि भाई साहब ये जो है न्याय का दरबार है इल्तुतमिश का। जिसके बाद दिल्ली वालों ने मदद की और उसके बड़े भाई की मृत्यु करवा दी, और बाद में जाकर कौन बन गया सुल्तान? रजिया सुल्तान। तो सबसे पहले नेक्स्ट हेडिंग डालो और लिखो रजिया सुल्तान। नेक्स्ट जो था वो था रजिया सुल्तान, जो थी 1236 से लेकर 1240 तक। ठीक है, इसमें क्या ऐसा खास है? इसमें कुछ अब ऐसा कुछ है नहीं जो इन्होंने किया था। ठीक है, बस थोड़ी बहुत कहानी है कि भाई साहब इसको मारा कैसे गया था, वो हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं इसमें। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसकी हत्या करवाई थी 1240 में। ऐसा कुछ इसमें है नहीं, ख्याल नहीं। ठीक है, यहाँ पर इसका टॉम भी बनाया गया। अब इसकी कहानी क्या थी, देखो इसकी कहानी क्या थी। 1236 में रजिया सुल्तान दिल्ली की नई शासक बन गई थी, मगर इसके भाई बैरम शाह को पसंद नहीं आया। रजिया की सुल्तान ने क्या हटा दिया था? पर्दा। हाँ, ये लिख सकते हो, उसमें एक है, ये है पर्दा, जो था ना प्रथा थी, उसको हटा दिया था इन्होंने। अब स्त्रियां भी बिना पर्दे के घूम सकती थी। स्त्रियां बात का फायदा उठाकर, इसी बात का फायदा उठाकर बैरम शाह ने दिल्ली वालों को भड़काना चालू कर दिया। ये बात ध्यान रखना। दिल्ली सल्तनत में दल चालीसा जो थे उसको अपनी साइड कर लिया। ठीक है, रजिया के दो प्रमुख व्यक्ति थे इसके। कौन कौन थे? यहाँ पे लिख देता हूं, अलगीन और अतुलनीय। ठीक है, ये जो व्यक्ति था ना, ये व्यक्ति ये क्या करता था? रजिया से प्यार करता था। ठीक है, मगर रजिया किसी और से प्यार करती थी, जिसका नाम क्या था? याकुत खान। याकुत खान। ठीक है, जो राजा के घोड़े को चलाता था उससे प्रेम करती थी। ठीक है, उसे अमीर, इसी वजह से उसको क्या बनाया था? हेड बनाया था। किसका बनाया था हेड? अमीर ए आखुर। ठीक है, जो शायस्ता का हेड होता था। मगर यह बात किसको पसंद नहीं है? अतुलनीय को पसंद नहीं है। उसने क्या कहा? उसने भटिंडा का जो एरिया था ना, उसका खुद को राजा घोषित कर दिया। अब राजा घोषित कर दिया तो भटिंडा एक स्वतंत्र देश बन गया। ये बात दिल्ली सल्तनत में सबको पता चली, तो दिल्ली सल्तनत में रजिया को भी पता चली। रजिया को पता चली तो 1240 में दोनों के बीच युद्ध हुआ। इसमें ये जो प्रेमी था ये जीत गया, और इसने जो क्या था, रजिया के जो प्रेमी जिससे शादी की थी या जिससे प्रेम करती थी उसको मार दिया था। और रजिया के सामने दो ही शर्त रखी थी कि वह दिल्ली सल्तनत उसे दे दे या उससे शादी कर ले। तो रजिया ने सोचा भाई साहब दिल्ली सल्तनत तो जाएगी जाएगी, क्यों ना इससे शादी कर ली जाए। ठीक है, वह वापस आकर दिल्ली सल्तनत आ रही थी, तो इसी बात का पता चल गया किसको? बैरम शाह को। उसने दल चालीसा के साथ मिलकर किसकी हत्या करवा दी? रजिया की हत्या करवा दी। बस इतनी कहानी थी ये। ठीक है, इसमें ये कहानी थी और कोई कहानी इंपॉर्टेंट नहीं। इसके बाद राजा कौन बना? बैरम शाह। ठीक है, 1240 से लेकर 1242 तक। अरे कहाँ पहुंच गया भाई? 1242 तक। देखो 2 साल राजा बना। ठीक है, इसने क्या किया था? इसने क्या किया था? दल चालीसा के ऊपर भी एक हेड बना दिया था। बस इस बात को ध्यान रखना, इसने और कोई ऐसा काम नहीं किया था। और एक सेकंड, इसमें मंगोलों का इसमें अटैक हुआ था बस। तो इसने कह सकते हैं दल चालीसा का हेड बनाया था एक, क्योंकि इसको विश्वास नहीं था कि भाई दल चालीसा जब रजिया सुल्तान को मरवा सकते हैं तो इसको भी मरवा देंगे। या नायाब ए। ठीक है, और सेकंड 1241 में सेकंड अटैक ऑफ मंगलो। ठीक है, मंगोलियों का सेकंड अटैक हुआ था। अब कहानी इसकी ये है कि भाई साहब इसने रजिया सुल्तान को मलवाया, तो अब सोचा भाई दल चालीसा पे यकीन नहीं है, यकीन करने लायक नहीं है, इसके लिए एक हेड ऊपर, एक
उससे ऊपर एक पोस्ट बनवा दी, जिससे क्या हुआ कि भाई साहब कि जिससे कि जो व्यक्ति थे, ताकि उस पर ट्रस्ट कर सके, उसके नीचे दल चालीसा होगी। तो इस तरीके से इस पे काम हुआ, और कोई इसमें इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद भी बड़े बड़े आए। अब इसके बाद जो प्रमुख थे वो थे ग्यासुद्दीन बलबन नाम के पे। ठीक है, इसके बीच में भी दो दो व्यक्ति हैं, मगर वो पढ़ने लायक नहीं है। ग्यासुद्दीन बलबन 1265 से लेकर 1287 तक। अब ये कौन थे, ये क्या थे, इन्होंने क्या किया? सबसे पहला जो काम किया था इन्होंने, इन्होंने दल चालीसा को ही हटा दिया। साथ में एक नीति पॉलिसी बनाई, आयरन एंड ब्लड इन दिल्ली। अब ये क्या नीति है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसने उन्हें एक सिस्टम और बनाया, सिजदा एंड, क्या था कि भाई घुटनों पर बैठकर सर झुकाकर या लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना इन्होंने बनाया। ठीक है, इन्होंने एक नवरोज, जो पर्शियन न्यू ईयर था, वो जो आज बनता है ना 21 मार्च को, वो भी इन्होंने यहीं पे सेलिब्रेट किया था। ठीक है, उसके बाद 1287 में तीसरी बार मंगोलियन ने जो था अटैक कर दिया था, थर्ड टाइम। पहला कहाँ था? इल्तुतमिश, फिर कौन थे? बैरम शाह, और तीसरा व्यक्ति ये था। मंगोलों ने यहाँ पर अटैक कर दिया। ठीक है, और इसी मंगोलों के अटैक में इसके जो पुत्र थे वो मारे गए थे, जिसके दुख के कारण ये 1787 में ही इनकी मृत्यु हो गई, और इनका जो टॉम था वो दिल्ली में बना। बस इतनी इनकी कहानी। ठीक है, ये कहानी थी, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब इतनी कहानी थी, और यही प्रमुख व्यक्ति थे जो किसके थे? स्लेव डेंसिटी। यहाँ से स्लेव डेंसिटी खत्म होती है, और इसके बाद खिलजी डेंसिटी की शुरुआत होती है। खिलजी डेंसिटी की शुरुआत होती है। ठीक है, इतनी बात समझिए। अब खिलजी डेंसिटी के जो फाउंडर थे, मेन व्यक्ति जो थे, वो थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब इनकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? ये फाउंडर किसके थे? खिलजी डेंसिटी के, ये सभी को पता है। फाउंडर खिलजी डेंसिटी। सेकंड पॉइंट, इनका जो रियल नेम था वो था मलिक फिरोज। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके अंदर? 1293 में इन्होंने देवगिरी पर अटैक किया था। पहला ऐसा मुस्लिम व्यक्ति था जिन्होंने साउथ पर अटैक किया था। अटैक ऑन देवगिरी। देवगिरी, ठीक है, जो उस समय पे रामचंद्र देव थे, वहां के रूलर थे। ठीक है, और ये पहले मुस्लिम थे, यहाँ पे लिख देते हैं, फर्स्ट मुस्लिम अटैक इन साउथ। इतनी बात समझ आई। ठीक है, और बाद में यहाँ पर सिंधी हो गई थी, और ये बाद में मित्र बन गए थे। इसके बाद इनके जो नेफ्यू थे, मतलब जो दामाद थे, कौन? अलाउद्दीन खिलजी, सुना होगा ना नाम। अब इसकी भी कहानी सुनेंगे यहाँ से। ठीक है, जो उस समय के क्या थे? एकतादार। एकतादार मैंने बता दिया क्या थे। ठीक है, और इसका जो रियल नाम था ना वो भी बता दूं, अली क्रूसबा। ठीक है, वैसे कोई जरूरत नहीं। और फोर्थ अटैक जो हुआ था मंगोलों का, वो भी इसके ही राज्य में हुआ था। और जिसको हैंडल करने के लिए, देखो अभी तक तो क्या हुआ था, मंगोलिया वो हैंडल नहीं हुए थे, मगर इसके अटैक के लिए किसको? अलाउद्दीन खिलजी को भेजा गया, और इसने हरा दिया मंगोलियों को। और 2000 जो सोल्जर्स थे वो यहाँ रहना चाहते थे। ठीक है, उन्होंने इस्लाम धर्म की
क्या कर दी थी कि कह दिया था कि हम इस्लाम धर्म अपनाना चाहते हैं, और जिसकी वजह से कह सकते हैं मंगोलपुरी, सुना है, सबने सुना होगा दिल्ली में तो, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मंगोलपुरी, उसकी स्थापना भी यहीं से की, ठीक है। और उन 1296 में जो अलाउद्दीन खिलजी थे, उन्हीं ने इनकी मृत्यु कर दी, ठीक है। तो ये थे जलालुद्दीन खिलजी, समझ आया, इतनी बात समझ आई। तो इतनी इनमें कहानी है, क्या क्या फाउंडर थे, रियल नेम क्या था, अटैक किया था साउथ में, बाद में जाके ये मित्र हो गए थे, संधि बन गई थी, और इनके जो नेफ्यू थे जिनका नाम अलाउद्दीन खिलजी थे, वो एकतादार थे। और उन्होंने इसके अलावा इसमें क्या क्या चीज था, मंगोलियों का अटैक हुआ था जिसमें 2000 सोल्जर्स ने इस्लाम धर्म को अपना लिया था, और उन्हीं के लिए क्या बनाया था, मंगोलपुरी नाम की सिटी बनाई थी, ठीक है। अब बात करते हैं मेन बंदे की, जो इसके सबसे खतरनाक कह सकते हैं बंदे, जो राजा थे, कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी। देखो कुछ कुछ व्यक्ति प्रमुख है, जैसे इल्तुतमिश था उसमें प्रमुख, इसमें अलाउद्दीन खिलजी था, जिसके बारे में पूछा जा सकता है 1296 से लेके 1316 तक, हाँ जरूर कम रहा। औरंगजेब भी था जो बहुत ज्यादा समय तक रहा, बाकी सब बहुत ज्यादा कम थे, ठीक है। इस पर मैं इसके बारे में पढ़ना जरूरी, इसने क्या किया, इसने स्टैंडिंग आर्मी की शुरुआत की, इन्होंने सैलरी दी, नगद वेतन दिया, ठीक है। इसके जो कवि थे, बहुत इंपॉर्टेंट है कवि, अमीर खुसरो, पूछा जाता है इसके बारे में, इसलिए मैंने लिखा है इन्होंने। इसके अलावा जोधपुर इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, जो संस्कृत में थे, वो भी इन्हीं के राज में कराए, ठीक है। इसके अलावा अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, बहुत, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, जो भारत को कहा था पैरट ऑफ इंडिया, ओ सॉरी, भारत को नहीं, कश्मीर को कहा था पैराडाइज ऑफ अर्थ, ठीक है, पैराडाइज ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर मैं अमीर खुसरो के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ, क्या क्या कहा था। इनका जो करियर की शुरुआत हुई थी वो बलबन से हुई थी, हमने पढ़ा है ना बलबन के बारे में, ठीक है। और कहा था इसको, कश्मीर को क्या कहा था, कश्मीर को कहा था पैराडाइज ऑफ अर्थ, पैराडाइज ऑफ अर्थ, धरती का स्वर्ग, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1325 में हुई थी, दिल्ली में, देख लो कितने राजाओं के साथ ये रहे थे, ठीक है। इसके अलावा इनकी एक बुक थी, बुक का नाम याद रख लेना, खमसा ए खुसरो, ठीक है, ये बुक का नाम याद रख लेना। और बस, इन्होंने अच्छा सितार और तबला की शुरुआत की थी, साथ में खड़ी बोली, ये सब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। अब इसके बाद की कहानी आगे बढ़ते हैं। 1928 में गुजरात मिशन, देखो इसके बारे में तो बताना ज्यादा इतना भी नहीं है, क्योंकि ये तुम्हें पता ही होगा, मोस्टली व्यक्तियों ने फिल्म देखी होगी इससे रिलेटेड। इनके एक स्लेव परचेज किया इनके लिए, कौन था वो, मलिक कफूर, मलिक कफूर, जिसे हम 1000 दिनारी कहते हैं, ठीक है। ये किन्नर था मगर बहुत ज्यादा चालाक व्यक्ति था, ठीक है। इसको कितने में खरीदा था, इसको 1000 दिनारी क्यों कहा गया, तो इसको 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसका नाम क्या रखा था, 1000 दिनारी। इसको कहा, ये किसकी पोस्ट, इसको क्या पोस्ट दी गई थी, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, ठीक है, इतनी बात समझ आई। उसके बाद 1303 में
चित्तौड़ मिशन सुना होगा, चित्तौड़ मिशन के बारे में बहुत सुना होगा। ठीक है, जिसमें राजा रतन सिंह नाम का एक व्यक्ति था। ठीक है, ये जो हुआ था, ये जो चित्तौड़ मिशन था, ये बिना किसके, बिना मलिक कफूर के किया था। ये भी एक बड़ी बात है। ठीक है, और इस पर एक नॉवल भी रखी लिखी गई थी। क्या नाम नॉवल था? पद्मावत, जिसमें इसकी पूरी की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी थी? मलिक मोहम्मद जैशी। ठीक है, 1540 से 1545 तक। ठीक है, और कब लिखी गई थी ये लिखी गई थी शेर शाह सूरी। अभी कौन है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, इसी में वे रानी पद्मावती को हासिल करने गए थे, इसी कहानी में गए थे, मगर रानी और उसकी सभी महिलाओं ने खुद को क्या कर दिया था? समर्पित कर दिया था आग को। और उस आग को समर्पित करने के लिए, आग में समर्पित करने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जौहर। जौहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है कि भाई जौहर क्या होता है। ठीक है, इस बात को समझ आया। इसके बाद 1306 में साउथ मिशन। साउथ मिशन, ठीक है, किसके द्वारा? ये मलिक कफूर। इसमें किसको भेजा था? मलिक कफूर। ठीक है, मलिक कफूर। और 1308 के अंदर अटैक ऑन तेलंगाना, तेलंगाना में अटैक किया था। ठीक है, जहां से क्या था? कोहिनूर चुरा के लाया गया था मलिक कफूर के द्वारा। और किसको गिफ्ट किया था? अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट किया गया था। ठीक है, और ये बात अब आगे गया कि मलिक कफूर तमिलनाडु तक गया, और वहां जाकर उसे पता चला, रामेश्वर तक गया और वहां जाकर उसे पानी देखा, तो उसने बस ये सोच गया कि यहीं तक है दुनिया, कि पूरी की पूरी दुनिया किसने जीत लिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसलिए उसको क्या नाम दिया गया, टाइटल दिया गया? क्या टाइटल दिया गया? सिकंदर एहसानी। ठीक है, जिसे कहा गया अलेक्जेंडर सेकेंड। ठीक है, उपाधि दी गई। अब ये तो कहानी थी जो इन्होंने अचीव की थी, मगर इसके अलावा एक ऐसी कहानी थी जिसकी वजह से जो इसकी जनता थी ना, वो इससे क्या रहने लगी थी? आतंक, मतलब कह सकते हैं कि इसके अगेंस्ट चली गई थी। अगेंस्ट के करने के कारण क्या क्या थे? सबसे पहला कारण था जजिया। जजिया जकात। जजिया क्या था? जो गैर मुसलमानों पर लिया जाता है। सभी को पता है, पहले ही बता देता हूं। और जकात किस पे था? जो मुसलमानों से लिया जाता। किसका? 1/4 ऑफ द प्रॉपर्टी। 1/4 ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके अलावा हाउस टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स, इरिगेशन टैक्स, देखो, इरिगेशन टैक्स, एनिमल फीडिंग टेस्ट। ठीक है, इसलिए। और इसने एक डिपार्टमेंट और बनाया था, दीवान ए मुसत राज। ठीक है, जो क्या करता था? कंट्रोल करता था टैक्स को, कंट्रोल टैक्सेस और करप्शन। ठीक है, इसने कुछ चीजें बनवाई थी, मोनूमेंट्स बनवाई थी। क्या क्या मोनूमेंट्स थी? अलाई मीनार। ठीक है, हौज खास,
इसके अलावा सीरी फोर्ट, ठीक है, अलाई दरवाजा, ये सब इसने बनवाया था, ठीक है। और 1316 के अंदर मर गया, डाइड हो गई थी। तो इसका टॉम कहाँ पे बना था? दिल्ली। टॉम कहाँ था? दिल्ली में, ठीक है। इस तरीके से चीजें हो रही हैं। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी, एक एक चीज समझ आ गई होंगी, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा व्यक्ति था, और कह सकते हैं कि आज का लास्ट टॉपिक हमारा जो है, मुबारक शाह खिलजी, ठीक है। क्योंकि यहाँ से खिलजी वंश खत्म हो जाता है। तो अभी हमने दो इंटेंसिटी पढ़ी है। अगर ये आपको बिल्कुल पसंद आती हैं अच्छे तरीके से, तो हम और बहुत सारी चीजें कंप्लीट करने की सब जल्द से जल्द कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं चाहता कि भाई बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो, मगर हमने बहुत अच्छे तरीके से डेप्थ में पढ़ा है। ये कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का बेटा, सन। नेक्स्ट क्या था इसके अंदर? मगर ये कौन था? नाम का सुल्तान था, नाम का सुल्तान था। मगर शासक कौन कर रहा था? मलिक काफूर। पता है ना कौन है, ठीक है। ये देखो, इसके बारे में एक बात बताऊं, ये दिल्ली का ऐसा सुल्तान था, या भारत इतिहास का ऐसा सुल्तान था, ऐसा शासक था जो बिना कपड़ों या महिलाओं के कपड़े पहनकर राज्यसभा में आ जाता था, मतलब दरबार में आ जाता था, ठीक है। और खुद ही इसने क्या कहा था? खुद ही इसने अपने आप को खलीफा बता दिया था, ये खलीफा है। क्योंकि इस्लाम धर्म के अनुसार हजरत मोहम्मद के उत्तराधिकारी ही खलीफा होते थे, जो बगदाद में रहते थे। मगर इसने बगदाद के खलीफाओं को मानने से मना कर दिया था, बोला नहीं, मैं खुद हूं खलीफा, ठीक है। इस वजह से ये बहुत ज्यादा बदनाम था, और आखिर में जाकर इसका जो अंत हुआ, और इससे ही हाँ क्या हुई, खिलजी वंश की क्या हुई, समाप्ति हुई। तो ये 1316 से लेकर 1320 तक क्या था, राजा था। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आई होंगी। आज हमने एक शुरुआत की है, नहीं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं, यही पॉइंट्स आते हैं, इसके अलावा कोई और पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे। यही एक स्टोरी है जिसके तहत चलेंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सब चीजें मिल गई हैं। इसके अलावा कोई नहीं है। इनको नोट्स के फॉर्म में मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आपको सारी की सारी चीजें मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ चीजें पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ये मिडेवल का पार्ट नंबर फर्स्ट था। इसके बाद हम पार्ट नंबर सेकंड पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी है। अगर मैं एक वीडियो में कंप्लीट करने जाऊंगा तो सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, और हमने बहुत अच्छे डेप्थ में चीज़ें पढ़ी हैं, एक एक चीज़ अच्छे तरीके से पढ़ी है। तो इन सबको पढ़ के कॉपी में नोट डाउन कर लेना और चीज़ें आगे करना। उम्मीद करता हूँ आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलना मत, और कमेंट करना भूलना मत, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।